तौर पर लोग ये सोचते हैं कि मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का कोर्स करने के बाद आप सिर्फ न्यूज़ रीडर या एंकर ही बन सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म का मैदान ऐसा मैदान है जिसमें करियर के बेशुमार ऑप्शंस हैं। आज ज़्यादातर नौजवान इस फील्ड में अपना करियर बनाते हैं। दोस्तों, यही वो मैदान है जिसे जमहूरियत का चौथा सुतून भी कहा जाता है। ऐसे में इस फील्ड में अगर आप करियर बनाते हैं तो आपके पास अच्छी सैलरी तो होती ही है, साथ ही साथ यही वो फील्ड है जिसमें आप अपनी अच्छी पहचान भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज बात की जाएगी मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की फील्ड के बारे में। इससे पहले कि इस फील्ड पर ज़्यादा जानकारी हासिल करें, सबसे पहले इस पैकेज के जरिए जर्नलिज्म की फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं। आमतौर पर मास कम्युनिकेशन का मतलब कम्युनिकेशन के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जैसे टीवी, रेडियो, अखबार, इंटरनेट वगैरह के जरिए दुनिया भर के लोगों को मालूमात फराहम कराना है। कुछ अरसे पहले तक अखबार, रेडियो और टीवी ही इस फील्ड का अहम सुतून थे, लेकिन इंटरनेट के बढ़ते हुए इस्तेमाल के सबब डिजिटल मीडिया भी मास कम्युनिकेशन का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। अगर आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो आपका 12वीं पास होना जरूरी है, जबकि 12वीं क्लास पास करने वाले उम्मीदवार ग्रेजुएट कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो उम्मीदवार पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उन्हें किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना चाहिए। इन कोर्सेज को करने के बाद आप जर्नलिज्म के शोबे में शानदार करियर बना सकते हैं। इस फील्ड में बहुत ज्यादा पैसा है। आप किसी भी न्यूज़ चैनल या पोर्टल पर खबर लिख सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कंटेंट राइटर, एंकर या रिपोर्टर वगैरह भी बन सकते हैं। यूं तो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का मैदान पहले से ही अहमियत का हामिल है, लेकिन डिजिटल मीडिया पर हर किसी की इस पर रसाई ने ये साबित कर दिया है कि अगर आपके पास कुछ खास हुनर और क्रिएटिविटी है और किसी नामवर इदारे से आपने तालीम हासिल की है तो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का मैदान आपको एक खास पहचान दिलाने में अहम साबित हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपको मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल हो गई होगी। चलिए इसी फील्ड पर ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों, आज हम आपको मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की फील्ड के बारे में जानकारी दे रहे हैं और इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन के डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म की हेड प्रोफेसर वर्तिका नंदा। खैर मकदम है मैम आपका हमारे इस पर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैम, मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो आमतौर पर लोग समझते हैं न्यूज़ एंकरिंग से रिलेट कर देते हैं या फिर रेडियो प्रोग्राम्स होते हैं, ये प्रिंट मीडिया इसको समझा जाता है। सबसे पहले तो शुरुआत हम बेसिक से ही करते हैं। अगर आपसे इस फील्ड की जानकारी लेना चाहें, बारीकियों को जानना चाहें, तो बतौर एक्सपर्ट आप किस तरह से समझाएंगे? सबसे पहले तो इसी से शुरुआत करें। देखिए, मुझे लगता है कि जब इंसान इस ज़मीन पर आया, पत्रकारिता भी साथ में आ गई, पर हमने उसे समझा बहुत बाद में। आपस का जो संवाद है वो भी पत्रकारिता है, और फिर जब हम बड़ी दुनिया से संवाद करते हैं, चाहे हम अपनी खुनबे से कर रहे हों, अपने आसपास के छोटे से समाज से कर रहे हों, वो भी पत्रकारिता है। और अगर उस जो इंसानी विकास के समय की बात से हम चलना शुरू करें और फिर हम हिंदुस्तान अकेले की ही ऐतिहासिक जर्नी को अगर हम देखें, चाहे वो मुग़लों का समय रहा हो या आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों का समय रहा हो, पत्रकारिता हमेशा बहुत ज़रूरी रही। आप सोचिए कि जब बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जेलों के अंदर थे, यहाँ तक कि भगत सिंह भी, तो जेल के अंदर से वो लेटर टू द एडिटर लिखा करते थे। आज 2024 में जब हम पत्रकारिता की पढ़ाई करते हैं, कराते हैं और लेटर्स टू द एडिटर को पढ़ाते हैं, तो एक बड़ा जो मिसाल आती है वो है भगत सिंह की लिखी हुई चिट्ठियाँ। उसी तरह महात्मा गांधी वो राष्ट्रपिता हैं, लेकिन उसके अलावा वो एक पत्रकार भी थे और उन्होंने भी पत्रकारिता की अलख को जगाए रखा
और फिर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। और आज के दौर में आज हमें बहुत तरह की पत्रकारिता दिखती है, लेकिन हमें दिखता है शायद जर्नलिज्म का मतलब टीवी में दिखाई देना ही है। ऐसा है नहीं, वो बहुत छोटा सा हिस्सा है, वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और सोचिए जब आकाशवाणी की शुरुआत हुई 1936, तब से लेकर आज तक, तब 6 रेडियो स्टेशन थे, और आज पूरी हिंदुस्तान की 99% से ज़्यादा आबादी के पास रेडियो सुनने की जो ताकत है। तो रेडियो, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फिर इंटरनेट, असल में मोटे तौर पर देखा जाए तो पत्रकारिता के ये स्तंभ रहे हैं। और उन स्तंभों के साथ अब बहुत सारी और छोटी छोटी मिसालें जोड़ती जा रही हैं, जिन्होंने पत्रकारिता को एक बड़ा आकार दिया है। जी मैम, जैसा कि आपने बताया कि कहाँ से शुरू हुआ, अब कहाँ तक पहुँच गया है, अब डिजिटल मीडिया भी एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है पत्रकारिता का ही। कंपेयर करें अगर पुराने टाइम से, पहले की अगर हम बात करें और देखें तो अलग तरह से पढ़ाया जाता था जर्नलिज्म को। अब बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, इनको किस तरह से देखती हैं आप? इन पे थोड़ी सी रोशनी डालें। बड़ा दिलचस्प बदलाव है। पहले पत्रकार बहुत से ऐसे लोग भी होते थे और हुए भी, जिन्होंने पत्रकारिता किसी स्कूल से नहीं पढ़ी थी, किसी जर्नलिज्म स्कूल में नहीं गए थे, किसी कॉलेज में नहीं गए थे। उन्होंने उन टूल्स को समझना शुरू किया और वो पत्रकारिता के मैदान में उतर आए। जर्नलिज्म स्कूल्स, जर्नलिज्म कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से तो बहुत बाद में हुई। एक तो वो वाला दौर था। उसके बाद जब एजुकेशनल लेवल पर ये समझ में आने लगा कि आर्ट और क्राफ्ट को समझने के लिए एक सिलेबाई का होना, एक विस्तृत और बहुत ही सोचे समझे तरीके से बनाए हुए करिकुलम का होना ज़रूरी हो सकता है, तो जर्नलिज्म अलग तरह से आकार लेना लगा। लेकिन डिजिटल मीडिया जब आया तो उसने और एक नई चीज़ कर दी। उसने जैसे हर इंसान को जर्नलिस्ट बना दिया। अब हर इंसान पत्रकार है, और इसीलिए अब जब सिटीजन जर्नलिज्म हम कहते हैं, तो हो सकता है बहुत लोगों को 5Ws 1H ना पता हो, उन्हें इन्वर्टेड स्टाइल ऑफ राइटिंग ना पता हो, उन्हें नहीं पता इन्वर्टेड पिरामिड क्या है, उन्हें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स नहीं पता, लेकिन उन्हें ये पता है कि खबर क्या है। न्यूज़ फॉर न्यूज़ उनके पास भी है। और फिर टेक्नोलॉजी ने एक और काम किया। पहले एक कैमरा होता था, आप तस्वीर खींचते थे और वो ख़राब हो जाती थी तो आपकी रील का वो हिस्सा चला जाता था। अब आपके पास मोबाइल है जिसमें आप कितनी भी तस्वीरें खींचें, जितनी बार आप चाहें उसे एडिट करें, चेंज करें, डिलीट करें। तो ये जो है ना, ये जो विस्तार हुआ है, इससे हर इंसान में पत्रकार बनने की का एक जुनून पैदा हुआ है। और कुछ को मालूम है और कुछ को अब भी नहीं मालूम कि वो भी पत्रकार ही हैं। जी, अब जैसा कि अभी आपने जिक्र किया सिटीजन जर्नलिज्म की और डिजिटल मीडिया की ही अगर हम बात करें, तो हर कोई आसानी से आज के टाइम में एक अपने आप को पत्रकार कहला सकता है। बहुत आसानी से वीडियोस बना के अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म उनको आज इंटरनेट ने दिया है। ऐसे में तालीम की जो अहमियत है, उसको आप कितना ज़रूरी मानती हैं? तालीम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समझ लेना कि मैं पत्रकार हूँ क्योंकि मेरे पास मोबाइल है, मुझे फ़ोटो एडिट करना आता है, ऑडियो एडिट करना आता है, पिक्चर्स लेनी आती हैं और सोशल मीडिया पे अपलोड करना आता है, और ये सोचकर ये समझने लगना कि हमने पत्रकारिता के गुर सीख लिए, बहुत बड़ी गलती है। और गलती से ज़्यादा वो सामाजिक तौर पर अहितकारी हो सकती है। वो इसलिए हो सकती है क्योंकि हमने वो तालीम हासिल नहीं की कि मीडिया की पढ़ाई में मीडिया लॉज एंड एथिक्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एथिक्स को तो पढ़ना ही पड़ता है, समझना पड़ता है, और ये भी पता होना चाहिए कि जिस देश, जिस प्रांत या जिस समाज में आप पत्रकारिता कर रहे हैं, वहाँ के नियम और कानून क्या हैं। भारत में कुछ चीज़ें की को शायद आपको प्रतिबंध ना हो, लेकिन किसी और देश में आप वो करें तो उसका प्रतिबंध हो सकता है। इसी तरह नियम कानून कहते क्या हैं, जैसे कि अगर कोई रेप विक्टिम है या कोई किसी डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम है, तो आपको उसकी तस्वीर को नहीं दिखाना, जुवेनाइल के तस्वीर को नहीं दिखाना, उसकी पहचान को आपने जाहिर नहीं करना। लेकिन क्योंकि ये जर्नलिज्म स्कूल में ये नहीं पढ़ाया गया था, या आप किसी स्कूल में नहीं गए थे और आपने उन तस्वीरों को वायरल कर दिया, तो सोचिए कितनी अहितकारी जर्नलिज्म आपने की। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस गलतफहमी का शिकार इंसान बिल्कुल ना हो कि वो बिना जर्नलिज्म के टूल्स को जाने
और जर्नलिज्म के थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स को जाने बिना पत्रकार बन गया तो वो पत्रकार ही है। वो एक अधकच्ची इन्फॉर्मेशन है और इसीलिए कहते हैं कि जो आधा ज्ञान है वो कई बार ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो वो नुकसानदेह ना हो इसलिए ज़रूरी है कि आदमी ये ज़रूर जाने कि पत्रकारिता का जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, एथिक्स क्या हैं, और कैसे संभल कर, सोच संभल कर और पूरे ज्ञान के साथ पत्रकारिता को किया जाए ताकि वो पूरे समाज के लिए फ़ायदेमंद हो। जो तालीम दी जाती है जर्नलिज्म के दौरान, जो सिखाया पढ़ाया जाता है, किस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं? एक एथिकली आपको चीज़ें कवर करनी है, दिखानी है, वो तो एक अलग जगह है अपनी। जर्नलिज्म के दौरान क्या कुछ और सिखाया पढ़ाया जाता है? देखिए, एक तो स्कूल लेवल पर क्लास 11-12 में कुछ जर्नलिज्म का एक हल्का सा ज्ञान हो जाता है कई बार। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट लेवल पर 3 साल आपने जर्नलिज्म का एक कोर्स किया। पीजी लेवल पर आप कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, बाद में एमए एमफिल कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। तो ये निर्भर करता है कि आप किस स्तर तक, कितनी गहराई तक जाके जर्नलिज्म करना चाहते हैं। दूसरी बात ये, जर्नलिज्म का पढ़ना और पढ़ाना दोनों बदला है। अब जर्नलिज्म का अध्यापक भी बदल गया है और छात्र तो खैर रोज़ बदल रहा है। सबको बदलना होगा अगर आपको इस दुनिया के साथ चलना है तो इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म बेसिक बात है। पहले तो यही जानना कि जर्नलिज्म क्या है। वो शुरू तो हो रहा है हमारे जन्म के साथ, और रेडियो से प्रिंट का ये ट्रांजिशन कैसे हुआ, फिर प्रिंट से जब टेलीविज़न आया, जैसे दूरदर्शन, उसकी अपनी एक बड़ी गहरी भूमिका है। ऑल इंडिया रेडियो की अपनी भूमिका है। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर को समझना, कमर्शियल मीडिया और कम्युनिटी मीडिया, ये 3 तरह की जो मीडिया है इसको ब्रॉडली समझना ज़रूरी है। आम तौर पर हम समझते हैं कि शायद अगर हमें कमर्शियल मीडिया ज़्यादा दिख रहा है तो शायद वही एक मीडिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा गंभीर और संजीदा है, क्योंकि उसको बहुत ऑथेंटिक माना जाता है और ये भी माना जाता है उसकी गेट कीपिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर उसमें कुछ बताया दिखाया जाएगा तो वो एक गेट कीपिंग के उस नज़रिए से गुजरा होगा, वेरीफाइड होगा। तो वेरीफाइड जर्नलिज्म को समझना। पढ़ाई के दौरान बहुत से नए कोर्सेज अब शुरू हो गए, जैसे फोक मीडिया भी अब पढ़ाया जाता है, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस पढ़ाया जाता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है तो वो भी उसका करिकुलम का हिस्सा बन गया है। और मीडिया एथिक्स तो हैं ही हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी टूल्स और बहुत सी ऐसी जैसे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पढ़ाया जा रहा है, रूरल जर्नलिज्म पढ़ाया जा रहा है। तो ग्रामीण पत्रकारिता क्या हो, कई तरह की बीट्स पढ़ाई जाती हैं, क्राइम बीट से लेकर एजुकेशन बीट तक, डिफेंस बीट से लेकर साइंस बीट तक। वो तमाम बीट्स जिनके बारे में आमतौर पर पहले बहुत गंभीरता से सोचा नहीं जाता था, न्यूज़ रूम में ये सब तमाम बीट्स सब दिखाई देती हैं, और उसी तरह ये बीट्स अब पढ़ाई में भी दिखाई देती हैं। तो उस तरह से पूरा जो एजुकेशन का जो सिस्टम है वो बदला है और उसमें एक ब्लेंड हो गया है, प्रैक्टिकल भी है, थियोरी भी है। कोई भी नौजवान अगर 12th पास करने के बाद जर्नलिज्म की फील्ड में आना चाहता है तो वो डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकता है और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो 3 साल के होते हैं वो भी कर सकता है। दोनों ही करके वो आगे अपना करियर के लिए अप्लाई कर सकता है जॉब्स के लिए। लेकिन वो चूज़ कैसे करे इन दोनों के बीच में कि उसे ग्रेजुएशन करना है या फिर वो 1 साल का डिप्लोमा करके आगे बढ़ सकता है? बहुत ज़रूरी सवाल है, अपने अंदर झांकना होगा। आप जर्नलिज्म को समझने के लिए कितने साल का समय देना चाहते हैं, ये बड़ी ज़रूरी बात है। हो सकता है कि कोई सिर्फ 2 हफ्ते का ही कोर्स करे और हो सकता है कि कोई 5 साल की पढ़ाई करे। जी मैम, स्किल्स की अगर हम बात करें तो जो नौजवान इस फील्ड में आना चाहते हैं उनमें किस तरह के स्किल्स, हुनर या काबिलियत होनी चाहिए जिससे कि वो इस फील्ड में एक बेहतर करियर बना सकते हैं? तो स्किल्स के तौर पर जैसे कि मल्टी स्किल्ड हो गई और उसे फील्ड की बहुत अच्छी समझ हो। तो अगर आप किसी अखबार में काम करें इसका मतलब ये नहीं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोई समझ ना हो, और आप टेलीविज़न में काम कर रहे हैं लेकिन आपको अखबारों की कोई समझ ना हो, तो वो अब नहीं चलता। सब चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको कम से कम एक बेसिक ज़रूर पता होनी चाहिए। दूसरी ये कि आपका जो नोज़ फॉर न्यूज़ है वो भी स्ट्रॉन्ग हो और आप में सीखने की इच्छा बहुत हो।
जो चीज़ नहीं आती वो भी आप सीखने को तैयार हों, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। और एटीट्यूड इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इसलिए कि बहुत जल्दी हम हताश हो जाते हैं कि हमने टेलीविज़न ज्वाइन किया लेकिन हम 5वें दिन एंकर नहीं बने, हमने अखबार ज्वाइन किए और 10वें दिन हमारा बाइलाइन नहीं आया तो हम तो उदास हो गए। तो ये मामला उदासी का नहीं, तो सीखते रहने का और चलते रहने का, बढ़ते रहने का और उत्साह से बने रहने का है। क्योंकि इस समय जर्नलिज्म एक ऐसे दौर में है जहाँ पर बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ज़रूरत तो सिर्फ उन लोगों की है जो काम करने को तैयार हों। तो ये स्किल भी हो कि आप अगर किसी एक बीट को कवर करें तो दूसरी बीट को जानने की काबिलियत आप में हो। आप ये जानते हो कि अगर आप स्टोरी लेकर आएँ तो मल्टीमीडिया के इस दौर में आप उसे कैसे एडिट करके किसी और प्लेटफॉर्म में आप करेंगे, बड़ी स्टोरी कैसे लिखनी, छोटी कैसे करनी और उन्हें अपने वेरीफाई कैसे करना है। क्योंकि अब वेरिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट बात हो गई है कि आपके पास कोई फेक न्यूज़ ना हो, आप जल्दबाजी में फैसले ना लेते हो, आप किसी भी न्यूज़ को सिर्फ इसलिए ऑन एयर ना कर दें क्योंकि आप तक आई और आपने उसे पर सोर्स को वेरीफाई नहीं किया। वेरिफिकेशन, और फिर आप कितनी गंभीरता के साथ अपने फैसलों को लेते हैं और उन पर अडिग भी रहते हैं, और गलती हो तो गलती के लिए माफ़ी भी मांग लें। तो इसलिए प्रोफेशनल स्किल और एटीट्यूड दोनों साथ साथ चलते हैं तो जर्नलिज्म बहुत सुंदर हो जाती है। मैम, जो बच्चे इन कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करते हैं जर्नलिज्म में, तो टेस्ट होते हैं पहले, उसके बाद जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, टेस्ट की भी अगर हम बात करें तो तैयारी किस तरह से करें वो, या इंटरव्यू के लिए जब आप आते हैं स्टूडेंट्स, तो उनमें किस तरह की स्किल्स आप देखती हैं इंटरव्यू के टाइम पर, और उनको किस तरह से और तैयारी करनी चाहिए? देखिए, तैयारी में ज़रूरी बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें तो हमें इंटरनेट पर मिल जाती हैं, न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स, लेकिन हमें किसी बात को कहने का सलीका और तरीका वो पढ़ने से ही आता है। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अखबारों को पढ़ना, और मैं उसमें मानती हूँ तीनों स्तर पर, जहाँ भी आप रहते हैं, जिस भी क्षेत्र में रहते हो वहाँ का क्षेत्रीय अखबार, फिर नेशनल न्यूज़पेपर्स की आपको एक जानकारी हो, और इंटरनेशनल भी कोई ना कोई अखबार आप भले वो ऑनलाइन पढ़ते हो पर पढ़ें ज़रूर। तो सबसे पहले पढ़ना, फिर जर्नलिज्म से जुड़ी हुई बेहतरीन किताबें कौन सी हैं, जो एकदम वेरीफाइड किताबें हैं, उन्हें पढ़ना। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तब आपकी समझ का निखार बहुत अलग तरह का होता है। न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि क्या बदलाव आ रहे हैं जर्नलिज्म के अंदर, जर्नलिज्म और पूरी दुनिया की जर्नलिज्म कैसे बदल रही है। ये जानना भी, जैसे अक्सर मैं देखती हूँ तो बड़ा मुझे हैरानी भी होती है कि हमें अपने ही पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर के बारे में ज़्यादा नहीं पता, जबकि भारत में आज भी PSB बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, मॉडल के तौर पर इसे पढ़ाया जाता है। वो मॉडल क्या है, वो कमर्शियल मॉडल से कैसे अलग है, मीडिया रेगुलेटरी बॉडीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम ये तो बात करते हैं कि न्यूज़ का वेरिफिकेशन नहीं होता, मीडिया ट्रायल हो रहा है, लेकिन हम ये बात नहीं करते कि मीडिया रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या हैं। तो जो टेक्निकली इम्पॉर्टेंट बातें हैं उनकी तैयारी हो, और फिर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। नकली कॉन्फिडेंस काम नहीं आता, ज्ञान का कॉन्फिडेंस हमेशा काम आता है। बिल्कुल। मैम, थोड़ी देर पहले भी आपने AI का भी जिक्र किया था कि अब AI को भी शामिल किया जा रहा है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। AI का क्या रोल है जर्नलिज्म? दोनों तरह से हैं, गुड और बैड। तो एक तो ये कि इसने चीज़ों को बहुत आसान भी किया। आप कुछ पोस्टर्स बनाना चाहते हैं, कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके पास समय कम है, तो उसने आपको जनरेट करके वो चीज़ें दे दी। ये तो उसका फ़ायदा है, लेकिन उसका नुकसान ये है कि अगर आपको उस चीज़ का ज्ञान नहीं है और आपने उससे जो मिला आपने उसको ज्यों का त्यों इस्तेमाल कर लिया, हो सकता है वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में चीज़ बनाई गई हो। हो सकता है कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बनी थी, वो जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट में कुछ उसने बना कर दिया और आपने ध्यान नहीं दिया और आपने उसे लगा दिया। तो बिना इंटेलिजेंस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम नहीं आती, ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है। उसने चैलेंज ये भी पैदा किया है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत तेज़ है, वो रोबोटिक है, बहुत तेज़ी से सोचता और जनरेट करता है। तो इंसान को भी अपनी काबिलियत को उसी स्पीड के साथ थोड़ा सा बढ़ाने का चैलेंज भी उसने दिया है। तो अगर हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सकारात्मक तौर पर करें, जैसे कंप्यूटर भी जब आया उसके साथ यही खतरा भी आया था कि कहीं लोग इसका नेगेटिव इस्तेमाल तो नहीं करने लगेंगे। वो तो आज भी कर रहे हैं, साइबर क्राइम भी हो रहा है, लेकिन उसका सकारात्मक इस्तेमाल भी हुआ है और उसने जर्नलिज्म को ताकत दी। बिल्कुल। मैम, पॉडकास्ट भी जर्नलिज्म का आज
हिस्सा है जो पहले नहीं था। पहले सिर्फ हम बात करते थे प्रिंट, रेडियो या फिर न्यूज़ की समझते थे, लेकिन अब आजकल पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लोग सुनने भी लगे हैं। एक अच्छा खासा उनके पास भी एक ऑडियंस है, अपनी व्यूअर्स हैं। उसके बारे में भी जानना चाहेंगे आपसे। ये दुनिया भी बड़ी विस्तृत है और नई है। इसने बड़ा पार दिया है, बड़ी ताकत दी है नई जनरेशन को। जैसे कि मैं एक मिसाल देती हूँ, दिल्ली पुलिस का पॉडकास्ट है किस्सा खाकी का। ये हिंदुस्तान के किसी भी पुलिस विभाग का इकलौता पॉडकास्ट है। अच्छा। हर इतवार को इसका प्रसारण होता है दोपहर 2 बजे, और करीब करीब 2.25 मिनट की कोई एक खबर होती है जो क्राइम से जुड़ी है, और ख़ास तौर पर उसके के सॉल्यूशन से एक सकारात्मक खबर को वो एक पॉडकास्ट के तौर पर वो लेकर आता है। अब वो पॉडकास्ट बहुत बड़ी तादाद में लोगों द्वारा सुना जाता है, क्योंकि कोई ड्राइव कर रहा है तभी वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए सुन रहा है। घर में बैठकर आप कभी भी उसे सुन सकते हैं। ऐसे पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुए। फिर और कई सारे जॉनर्स के पॉडकास्ट, चाहे वो कृषि हो, विज्ञान हो, ऐसे एजुकेशन हो, तो ये पॉडकास्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हैं, इनमें ज़्यादा खर्च नहीं आ रहा, और इनको डिसेमिनेट करना भी आसान है, और इस पर काम करते हुए आप अपने आप को लगातार आप और मांझ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक नई दुनिया पनप रही है जो कि सकारात्मक है। हमारा भी अपना, जैसे हम तिनका जेल रेडियो पॉडकास्ट है, वो जेलों का पॉडकास्ट है। जेल की बात करते हैं, जेल की आवाज़ें आती हैं, और वो पूरी तरह से ऑनरेडी है। तो बंदी क्या कह रहा है, उसके मन की बात, कोई मन का भाव, वो उस पॉडकास्ट के ज़रिए आता है। ऐसे बहुत से पॉडकास्ट हैं जो बहुत धीमी गति से अपने अंदाज में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका राष्ट्र हित में योगदान काफ़ी बड़ा है। जी, आपने जिक्र किया अभी आपके पॉडकास्ट की। आपका जो कंट्रीब्यूशन रहा है मीडिया में, उसको देखते हुए राष्ट्रपति ने भी आपको स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। उसके बारे में जानना चाहेंगे, आपके सफ़र को जानना चाहेंगे। कैसा रहा है आपका अब तक का सफ़र, और किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, जो भी आपने काम किया है उसके बारे में जानना चाहेंगे। मेरी शुरुआत टेलीविज़न से ही हुई थी, और बहुत छोटी उम्र में मुझे दूरदर्शन पर एंकर बनने का मौका मिला था, एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर। और फिर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर ही एक लंबा सफ़र उसके दूरदर्शन के साथ रहा। और फिर बाद में जब पत्रकारिता की तालीम हासिल की, तो फिर प्राइवेट चैनल्स के साथ भी काम करने का अवसर मिला, और क्राइम बीट मेरी बीट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा, मेरे काम का इम्पॉर्टेंट हिस्सा रही। लोकसभा टीवी की पहली एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनने का भी मौका मिला, और फिर मैंने देखा कि कितना फ़र्क है एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट में, कमर्शियल मीडिया में बहुत फ़र्क है, और उसे समझना बहुत ही, उसने मुझे एक नई तरह की दुनिया से अवगत कराया। ये इस पूरे सफ़र में मुझे ये लगा कि जो सकारात्मक पत्रकारिता है वो बड़ी ज़रूरी है, और इसीलिए तिनका का जब जन्म हुआ तो मैंने उसे तिनका जेल पत्रकारिता से जोड़ा, कि जेल के अंदर की एक सकारात्मक पत्रकारिता, जो आपका पॉडकास्ट, जो मेरा पॉडकास्ट भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस दुनिया को एक सुकून देने वाली पत्रकारिता की बहुत ज़रूरत है। तो जो जर्नलिज़्म के टूल्स मैंने सीखे थे, मुझे महसूस हुआ कि इसको एक अच्छे तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाए, जो समाज का भला करता हो। जो राष्ट्रपति जी से मुझे सम्मान मिला, वो मीडिया और साहित्य, इन दोनों के कामों को लेकर मिला। लेकिन मुझे लगता है बहुत लंबा सफ़र है, और काम बहुत छोटा किया गया है, अभी तो बहुत सारा काम किया जाना है। और अच्छा ये लगता है कि अब जिस तेज़ी के साथ जर्नलिज्म का चेहरा बदल रहा है, उसमें तो हर रोज़ कुछ नया सीखने के लिए है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छे आपके काम को जानने का मौका मिला हमें, और आपने वक्त निकाल के हमें बहुत कुछ बताया इस फील्ड के बारे में, कितनी वास्ट है ये फील्ड, और करियर के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चलते चलते आपसे जो नौजवान इस फील्ड में आना चाहते हैं, इस फील्ड में आने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा, वो जानना चाहेंगे। खूब सारा पढ़िए, जितना भी अच्छा लिटरेचर हो सकता है, चाहे वो आपकी पसंदीदा भाषा में लिखा हुआ साहित्य हो, या फिर पत्रकारिता पर लिखी गई किताबें हों, किसी भी अखबार में छपे हुए संपादकीय हों, खूब पढ़िए। क्योंकि पढ़ने के 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारी जो सोच और समझ है वो बढ़ती है और वो खुलती है, और दूसरा हमारे पाँव ज़मीन पे रहते हैं।
ज़िंदगी भर पाँव ज़मीन पे रहें और आंखें आसमान पे रहें। अगर ऐसा होता है तब वो सबसे सुंदर पत्रकारिता होती है, क्योंकि तभी हम लोगों के दर्द को समझते हैं। उस दर्द को समझे बिना और लोगों के काम आए बिना की गई पत्रकारिता फिर कोई पत्रकारिता नहीं। काम तो वही है कि कलम हो चाहे माइक हो, वो औरों के काम आती हो। बहुत शुक्रिया मैम, ये तमाम जानकारी आपने हमें दी और जर्नलिज्म की फ़ील्ड के बारे में जो बारीकियां बताई आपने वो हम उम्मीद करते हैं जो नौजवान इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो उससे कहीं ना कहीं ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। आपका भी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थी प्रोफेसर वर्तिका नंदा जो हमें मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की फील्ड के बारे में जानकारी दे रही थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम बात करेंगे नौकरियों और एडमिशन्स के बारे में। अपने इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कहां कहां नौकरियां मौजूद हैं और कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। आइए जल्दी से देख लेते हैं। उम्मीद है हमारा आज का एपिसोड आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपके करियर से जुड़ी एक नई फील्ड की जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।